Hello dear students and welcome to our channel Rejoice Educational. Today we are going to start Science of Class 8 CBSE Board. First topic we have to start today. The name of the topic is Crop Production and Management. So we are on page number 1 of the textbook of subject Science Class 8 CBSE Board. So on page number 1, let's see what our first chapter says. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली एंड बूझो, ये दो, पहेली एक गर्ल है, बूझो एक बॉय है, ये दोनों अपने अंकल के फार्म हाउस पर गए हैं ड्यूरिंग समर वैकेशन. देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके अंकल जो है वो एक फार्मर है. वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक, और वहाँ पर उन्होंने उन दोनों को कुछ टूल्स दिखते हैं जो है खुरपी, सिकल, शोवेल, प्लो. इस तरह के अलग अलग यहाँ पर आप लोगों को उनको टूल्स जो है वो जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उनके अंकल फार्मर है तो उनके घर में जो भी टूल्स है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं वो वहाँ पर उनको दिखते हैं. सो यहाँ पर बूझो बोलता है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स. सो उन बूझो को यहाँ पर जानना है कि किस तरह से और कहाँ पर ये जो टूल्स है इनका यूज़ होता है. सो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी जिंदा प्राणी, पशु, पक्षी, जितने भी कुछ है, इंसेक्ट्स है, जर्म्स है, उन सबको फूड चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ. जो प्लांट्स होते हैं उनका खुद का खाना वो खुद बना सकते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड. आपको पता है किस तरह से हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टडी किया है स्टूडेंट्स. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना फूड खुद तैयार करते हैं, राइट. सो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. डिफरेंट एनिमल्स एंड ह्यूमंस भी एनिमल्स ही होते हैं स्टूडेंट्स. सो हम लोग अपना फूड तैयार नहीं कर सकते. वी आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ फूड. फूड के बेसिस पे हम लोग किसी और पर डिपेंडेंट है. हम लोग एनिमल्स और जो ट्रीज़, प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं हमारे फूड के लिए. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. सो एनिमल्स को उनका फूड कहाँ से मिलता है. सो जैसे हम लोग देखते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं अपने फूड को यहाँ पर अपना पेट भरने के लिए. जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स, ग्रास, ट्रीज़, इनको खाते हैं अपना फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए. ह्यूमंस, हम लोग इंसान जो है हम लोग एनिमल्स को खाते हैं, हम लोग पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाते हैं, हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, डिफरेंट एनिमल्स को खाते हैं हम, ट्रीज़, प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह के डिफरेंट फूड आइटम्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं. हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन जो हमारा फूड ग्रेन्स होते हैं, राइस, व्हीट, पल्सेस, इस तरह के फूड को हम लोग यूज़ करते हैं पेट भरने के लिए, राइट. सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. सो एक यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट्स, जिसका आंसर हम लोगों को सोचना है कि हमको फूड क्यों खाना पड़ता है. सो यहाँ पर सबसे पहला तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर है हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड खाना पड़ता है. उसके बाद अगर हम लोग फूड नहीं खाएंगे तो हम स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, तो हम लोगों के ऊपर हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक रहेगी. उसके लिए अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाना ज़रूरी है. उसके बाद हमारी जो ग्रोथ होती है, हम लोग जब स्टूडेंट्स व्हेन वी आर बॉर्न वी आर लाइक बेबीज़ एंड वेरी टेंडर, वेरी स्मॉल, बट बाय टाइम वी ग्रो. जैसे जैसे टाइम जाता है हम लोग बढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी डेवलप होती है. सो जिस तरह से हम लोग बढ़ते हैं, बढ़ने के लिए भी हमारे लिए फूड ज़रूरी होता है, राइट. सो इसीलिए हम लोग ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ते रहने के लिए, ग्रो करते रहने के लिए और डिसीज़ फ्री रहने के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने के लिए हम लोगों को फूड खाना ज़रूरी होता है.
We already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. जो फूड से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं हमारे अलग अलग बॉडीली फंक्शंस को करने के लिए, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. सो इस तरह के बॉडीली फंक्शंस होते हैं जो हम लोग कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फूड. हमको फूड जो है वो एनर्जी देता है. सो जैसे हमारे घर में स्टूडेंट्स डिफरेंट अप्लायंसेस आप लोग देखते हो, फ़ैन देखते हो, टेलीविज़न देखते हो, उनको चलने के लिए उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती है. हमारी कार्स, हमारी बाइक्स जो है वो पेट्रोल से चलती है. उसी तरह से हमारी बॉडी को जो फ्यूल चाहिए होता है वो हम लोगों को फूड से मिलता है. ओके, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हम लोग ह्यूमंस जो है वो हमारा फूड जो है प्लांट्स, एनिमल्स या हम दोनों से भी यहाँ पर फूड जो है वो डिराइव करते हैं. उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर बूझो एक सवाल कर रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. सो हमारी कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर है स्टूडेंट्स. आप लोग जानते हैं इंडिया में सेकेंड नंबर आता है इंडिया का ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. सबसे पहले चाइना का आता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में. एंड वर्ल्ड में नंबर सेकेंड पे आता है इंडिया. इंडिया में वर्ल्ड की सेकेंड पॉपुलेशन है. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए और हर किसी को, हर इंसान को फूड की ज़रूरत होती है. ऐसा तो नहीं है कि आधी पॉपुलेशन को फूड चाहिए, आधी पॉपुलेशन को नहीं चाहिए. हर किसी को फूड चाहिए होता है यहाँ पे, राइट. सो इतने बड़े पॉपुलेशन का मोर दैन 125 करोड़ पीपल आर देयर इन आवर कंट्री. ओके, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर किस तरह से फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, ये सवाल जो है बूझो यहाँ पर पूछ रहा है, राइट. सो पहेली उसका आंसर देती है. पहेली बोलती है कि हम लोगों को वी हैव टू फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. मतलब इतनी बड़ी कंट्री का पेट भरने के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए हम लोगों को लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन करना पड़ता है. So, in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. So, food production जो है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए. हर साल, हर सीज़न में फूड प्रोडक्शन होना चाहिए. उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट, उस जो फूड प्रोड्यूस किया गया है उस फूड का प्रॉपर इस्तेमाल, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए. एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ जहाँ फूड की ज़रूरत है वहाँ वहाँ उसका टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, ताकि कोई भी रीजन, किसी भी रीजन के लोग जो है वो कभी भी भूखे ना रहे, राइट. 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स. आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, फूड प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर्स जो है एग्रीकल्चर करते हैं. एग्रीकल्चर हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन का, या बोल सकते हैं हमारे ह्यूमन रेस का सबसे पुराना ऑक्यूपेशन है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. बहुत ही पुरातन काल से जो ह्यूमंस है, जो मैन है, वो क्या करता आ रहा है, एग्रीकल्चर करता आ रहा है. जैसे जैसे एग्रीकल्चर में मैन आगे आगे एग्रीकल्चर साल दर साल करता गया, नई नई टेक्निक्स जो है वो एग्रीकल्चर की यहाँ पर इस्तेमाल की जाने लगी. सो आज तो ये यहाँ पर कंडीशन है कि एग्रीकल्चर भी दूसरे अलग बिजनेसेस की तरह बहुत ही मॉडर्नाइज वे में किया जाता है. पुराने तरीके से एग्रीकल्चर पहले होता था, अभी मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर होता है विद द साइंटिफिक डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो. सो टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक. नोमैडिक मतलब लोग भटकते रहते थे, एक जगह पर नहीं रहते थे, राइट. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. जो हम लोग बोलते हैं कि एंशियंट मैन थे, जो होमो सैपियंस वगैरह थे, जो when we were evolving, when human race was evolving, तो जो हिस्टोरिक हमारे एंसिस्टर्स हुआ करते थे वो खाने की तलाश में जगह जगह पे भटकते थे. और जहाँ पर उनको अच्छा खाना, जहाँ पर उनको थोड़ा सा सुरक्षित जगह मिलती थी रहने के लिए, वहीं पर वो रुकते थे. और जब वहाँ का खाना ख़त्म हो जाता था कहीं और जाते थे. इस तरह से वो
नोमैडिक रहना मतलब भटकते रहना, वो खाने के लिए भटकते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स, कच्चे फल और सब्जियाँ वो खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को मारना शुरू किया फूड के लिए। उनका शिकार करते थे, और जो ग्रुप्स होते थे, ग्रुप्स में उनका शिकार करते थे बड़े बड़े एनिमल्स का, और उनको मार गिराते थे, और उनको हम अपने फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड ग्रेन्स, अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। फिर वो लोग एक जगह पर ठहरने लगे, सिविलाइज होने लगे, क्रॉप्स कल्टिवेट करने लगे, और अलग अलग क्रॉप्स जैसे राइस प्रोड्यूस करने लगे, व्हीट प्रोड्यूस करने लगे, और बहुत सारे अलग अलग फूड ग्रेन्स भी वो लोग प्रोड्यूस करने लगे, जिनसे उनकी न्यूट्रिशन की जो फूड की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो सकती थी। और इसी तरह से एक नए ऑक्यूपेशन का जन्म हुआ जिसको हम लोग आज एग्रीकल्चर बोलते हैं। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called as crop। मतलब एक तरह का प्लांट्स एक बड़े ज़मीन के टुकड़े पर जब बहुत सारे प्लांट्स हम लोग कल्टीवेट करते हैं, लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम लोग व्हीट क्रॉप बोलेंगे तो उस पर्टिकुलर फार्म का जितना भी वहाँ पर एरिया है जहाँ पे व्हीट क्रॉप लगाया है, ऐसा बोलते हैं, वहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स जो रहेंगे वो व्हीट क्रॉप के ही रहेंगे, उसके अलावा दूसरा प्लांट्स नहीं रहेंगे। We already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। These can be classified on the basis of season in which they grow। जिस सीज़न में वो ग्रो होते हैं, उस सीज़न में हम लोगों को उस बेसिस पे इस क्रॉप्स को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। सो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं स्टूडेंट्स। हर सीज़न में हर क्रॉप यहाँ पर ग्रो नहीं हो सकता। जैसे व्हीट का प्रोडक्शन मोस्टली विंटर सीज़न में ही हो सकता है, गर्मियों के सीज़न में व्हीट का प्रोडक्शन नहीं होता है। उसके बाद कॉटन का प्रोडक्शन, जैसे कॉटन है, कॉटन का प्रोडक्शन मोस्टली गर्मियों में किया जाता है। जवार का प्रोडक्शन में भी जो है वो गर्मियों में होता है। इस तरह से व्हीट होता है, व्हीट, ग्राम, ये जो क्रॉप्स होते हैं उनका प्रोडक्शन हम लोग विंटर में करते हैं। इस तरह से डिफरेंट सीजन्स जो है वहाँ पर डिफरेंट सीजन में हम लोग डिफरेंट क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा देश है हमारी इंडिया जो है, बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन। और हर जगह का टेम्परेचर, हर जगह की ह्यूमिडिटी, हर जगह का रेनफॉल ये अलग अलग होता है हमारे कंट्री में। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो जिस तरह से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग लैंडस्केप्स, अलग अलग रीजन्स हमारे कंट्री में है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, सॉइल क्वालिटी है वो भी डिफरेंट होती है, ह्यूमिडिटी भी डिफरेंट होती है। इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स जो है डिफरेंट वेराइटी के हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैज़ यानी मक्का एंड व्हीट, मैज़ एंड व्हीट प्रोडक्शन में पंजाब बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद स्पाइसेस, जो मसाले होते हैं, मसालों के प्रोडक्शन के लिए केरला बहुत फेमस है। कॉटन, शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए हमारा महाराष्ट्र भी फेमस है। इस तरह से कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए भी साउथ इंडिया फेमस है। उसके बाद जो टी का प्रोडक्शन जो होता है वो आसाम में होता है। जूट का प्रोडक्शन जो है वो बंगाल में होता है। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन्स है जहाँ पर एक अलग अलग क्रॉप्स जो है हम लोग ग्रो कर सकते हैं। एप्पल्स का प्रोडक्शन होता है हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में। इस तरह से डिफरेंट जगह पे। साउथ इंडिया में कोकोनट्स का प्रोडक्शन भी होता है, राइट। राइस का प्रोडक्शन भी होता है वहाँ पर ज़्यादा। इस तरह से हम लोग डिफरेंट रीजन में डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं। सो जैसे अभी सीज़न के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो क्रॉप्स के सीड्स ज़मीन में डालते हैं उसको सो करना बोलते हैं। सो रेनी सीजन्स में जो क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स।
These crops are called as खरीफ crops. The rainy season in India is generally from June to September. जैसे जून मंथ आ जाता है, सारे के सारे फार्मर्स रेनफॉल का, मानसून सीजन का वेट करने लगते हैं. रेनफॉल का जैसे ही आगमन होता है, जैसे ही बारिश होती है, वो अपने सीड्स जो है वो सो करते हैं ज़मीन में, और इस तरह से एग्रीकल्चर का जो साइकिल है खरीफ क्रॉप्स का, वो यहाँ पर शुरू हो जाता है इन द मंथ ऑफ जून. जून टू सितंबर हमारे कंट्री में मोस्टली बारिश रहती है, ऐसा कंसिडर किया जाता है. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. ये सारे जो है ये खरीफ क्रॉप्स है स्टूडेंट्स. उसके बाद रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स को ये सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप्स एज पर द सीज़न. द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीज़न में जो क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, जैसे अक्टूबर से मोस्टली हमारे यहाँ पे ठंड पड़ना शुरू हो जाता है इंडिया में. सो अक्टूबर टू मार्च ये जो सीज़न होता है, इसको हम लोग रबी क्रॉप्स का सीज़न बोलेंगे. आर ग्रोन, जैसे सीज़न आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, गेहूँ, ग्राम यानी चना, पी, मस्टर्ड, सरसों एंड लिनसीड. इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं, ये सारे क्रॉप्स जो है उनको हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं. बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस. अलग अलग जगह पे पल्सेस यानी डिफरेंट दालें और अलग अलग वेजिटेबल्स के टाइप्स, और उसके बाद ये सारे पल्सेस एंड वेजिटेबल जो है वो ग्रो किए जाते हैं समर के टाइम पे भी. बिकॉज़ ऐसा तो नहीं है कि समर है तो हम लोगों को यहाँ पर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट. खाना हम लोगों को हर दिन चाहिए, हर सीज़न में चाहिए. इसीलिए हर सीज़न में कोई ना कोई क्रॉप जो है वो ग्रो होता है. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 2 वी हैव टू सी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस हम लोगों को देखनी है स्टूडेंट्स. वाई पैडी कैनॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन. यहाँ पर बूझो ने एक सवाल पूछा है कि पैडी जो है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं हम लोग ग्रो कर सकते. तो यहाँ पर पहेली बोलती है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर. पैडी जो है उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है. देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीज़न. और इसीलिए क्योंकि रेनी सीज़न में बहुत सारा रेन और बहुत सारा पानी अवेलेबल होता है, इसीलिए पैडी मतलब राइस प्रोडक्शन स्टूडेंट्स. पैडी प्रोडक्शन यानी राइस प्रोडक्शन. सो पैडी जो है वो मोस्टली रेनी सीज़न में ग्रो की जाती है बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वाटर. सो वाटर रिक्वायरमेंट के क्लासिफिकेशन पे भी हम लोग क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं. कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा पानी चाहिए, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए. So, cultivation of crops involve several activities undertaken by a farmer over a period of time. So, crops cultivate करने के लिए बहुत सारी activities जो है हम लोगों को करनी पड़ती है. So, we may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. हम लोग जब हमारे घर पे बहुत कुछ प्लांट्स हम लोग लगाते हैं तो हम लोगों को पता है, हम लोगों को सॉइल पोर करनी पड़ती है, उसमें सीड सो करना पड़ता है, या कभी कभी एक ओरिजिनल कोई दूसरा ऐसा छोटा सा टेंडर प्लांट लाकर हम लोगों को लगाना पड़ता है. सो इसी तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो लार्ज स्केल पर जो फार्मर है वो करता है अपने फील्ड में, अपने फार्म में क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. दिस एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड एज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. इनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोला जाता है. सो लेट्स सी. सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो. सो हम यहाँ पर नीचे कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दिए हुई है, वो हम लोगों को देखनी है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है. कोई भी ज़मीन में जाकर हम लोग क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ठीक है. एक ग्राउंड पड़ा है, एक ज़मीन पड़ी है जहाँ पर हम लोग ऐसे ही चले गए और क्रॉप्स लगा लिए, ऐसा नहीं होता. ज़मीन को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है. उसके बाद सेकंड है सोइंग. बीज बोने पड़ते हैं. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स. जो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए हम लोगों को मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र जो है वो वहाँ पर ऐड करना पड़ता है. इरिगेशन. ज़मीन में पानी देना होता है. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. जो दूसरे अदर दैन क्रॉप्स, जो दूसरे यहाँ पर वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे उगते हैं, ग्रास उगती है, उनको हम लोगों को
हटाते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम। उसके बाद क्रॉप हार्वेस्टिंग यानी जो क्रॉप्स आते हैं उसको कटाई, उनको तोड़ना पड़ता है। उसके बाद स्टोरेज, और हार्वेस्ट करने के बाद भी हम लोगों को जो क्रॉप्स हमने हार्वेस्ट किए हैं, जो फूड ग्रेन्स हम लोगों ने हार्वेस्ट किए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पेरिशेबल, जल्दी से ख़राब हो सकते हैं अगर अपन ने उन लोगों को, उन क्रॉप्स को, उन फूड ग्रेन्स को प्रॉपरली अगर स्टोर नहीं किया। अगर वो गीले हो गए तो भी प्रॉब्लम, और ज़्यादा सूख गए तो भी प्रॉब्लम। इसलिए स्टोरेज भी जो है वो प्रॉपर कंडीशंस में हम लोगों को करना पड़ता है। सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। जो फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, किस तरह से ज़मीन को तैयार किया जाता है वो अब हम लोगों को देखना है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहली स्टेप होती है ये बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले तो हम लोगों को इस ज़मीन को ढीला करना पड़ता है। ज़मीन को ढीला करेंगे तब जाकर ज़मीन में हम लोग जो सीड्स है उसको ग्रो कर सकते हैं। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, और जो क्रॉप्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं ज़मीन में अच्छे से अंदर नहीं जा सकते अगर हम लोगों ने ज़मीन को थोड़ा सा लूजन अप नहीं किया है। दिस अलाउज द क्रॉप्स रूट्स टू पेनिट्रेट। जिस तरह से अगर हम लोग ज़मीन अच्छे से लूज़ करते हैं तो प्लोइंग वगैरह करके हम लोग ज़मीन को प्लो करते हैं, उससे क्या होता है, ज़मीन जो है वो थोड़ी सी लूजन अप हो जाती है, और इससे जो क्रॉप्स है उनके जो रूट्स है वो ज़मीन में अच्छी तरह से अंदर तक जा सकते हैं। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। ज़मीन में बहुत अंदर जाने के बावजूद भी जो रूट्स होते हैं वो अच्छी तरह से ब्रीद कर सकते हैं। वाई डज़ द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीद ईजीली? बिकॉज वहाँ तक वो जो रूट्स है, वहाँ तक हवा जो है, एयर जो है वो ईजीली पहुँच पाती है, इसलिए वो रूट्स का ब्रीदिंग ईजीली होता है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं और जो डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं, कीड़े मकोड़े या जर्म्स, वो जो ज़मीन में प्रेजेंट होते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये ऑर्गेनिज़म, हम जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। सॉइल को टर्न करते हैं, लूजन करते हैं, उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? किस तरह से, क्यों वो टर्न करना ज़रूरी है, क्यों लूज़ करना ज़रूरी है, ये हम लोगों को यहाँ पर अभी पूछा है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। सॉइल में जो है वो मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर वाटर भी होता है सॉइल में, एयर भी होता है, और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। जैसे अर्थवर्म होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स आर ऑल्सो देयर। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉइल जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भरी हुई होती है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। जो सॉइल में जो जर्म्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल को, और उनको मिट्टी बना देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो डेड ऑर्गेनिजम्स मतलब डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आसानी से ज़मीन में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको जो प्लांट्स उस सॉइल में ग्रो हम लोग करते हैं, वो प्लांट्स इन सारे न्यूट्रिएंट्स को फिर से अपने अंदर खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज़ दिस न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होता है स्टूडेंट, ज़मीन के अंदर डीप यहाँ पर छुपा होता है, ज़मीन के
और उसको बाहर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो ज़मीन होती है उसको टर्न करते हैं। सो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है। सो नीचे के मिट्टी में जो भी रिच मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, वो सारे के सारे मिनरल्स ऊपर आते हैं। और ऊपर आए हुए ये जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, हमारे प्लांट्स जो है वो अच्छी तरह से यूज़ करके ग्रो हो सकते हैं। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 3। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। और इसीलिए हम लोगों ने अभी समझने की कोशिश की है कि जो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल है वो क्यों ज़रूरी होती है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। सॉइल को टर्न करने से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। और सॉइल को लूज़ करने से प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन में ज़्यादा डीप जा सकते हैं, और इसी तरह से जो प्लांट्स है वो अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड एज टिलिंग एंड प्लोइंग। जो लूजनिंग एंड टर्निंग की प्रोसेस होती है उसको हम लोग टिलिंग एंड प्लोइंग बोलते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लो। प्लो यानी हल, हिंदी में इसको हल बोला जाता है स्टूडेंट्स। प्लो के मदद से हम लोग यहाँ पर ज़मीन जो है उसको प्लो करते हैं। प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। पहले ज़माने में लकड़े के जो प्लो होते थे, वो हल जो होते थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे जो एंसिस्टर्स है उन्होंने डेवलपमेंट किया, जो आयरन के प्लोज भी वो बनाने लगे। सो अभी आयरन के प्लोज यूज़ होते हैं। जो पहले वुडन प्लोज होते थे वो ज़मीन में कभी कभी टूट जाया करते थे। दैट यूज़ टू बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। लेकिन अभी जो आयरन के प्लोज होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं और वो ज़मीन को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लूजन अप कर सकते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर कभी कभी ज़मीन जो होती है बहुत ज़्यादा ड्राई, सूखी पड़ जाती है, तो उसके ज़मीन को हम लोगों को पानी देना होता है, उसको गीला करना होता है, हम लोग प्लोविंग करें उससे पहले। द प्लो फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल। बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल मतलब बड़े बड़े जो मिट्टी होती, सो सॉइल क्रम्स मतलब मिट्टी के ढेले होते हैं बहुत बड़े, उनको यहाँ पर तोड़ना ज़रूरी होता है। सो लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज़ फॉर इरिगेशन। जो उसके बाद वो बड़े बड़े मिट्टी के जो ढेले होते हैं उनको तोड़ने के लिए लेवलिंग किया जाता है फील्ड का, और उससे क्या होता है हम लोगों को इरिगेशन करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। और सोइंग, जो हम लोग बीज बोते हैं ज़मीन में, वो करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। एक लेवलर होता है, उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर लेवलिंग ऑफ सॉइल करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। जो मैन्योर होता है, जैसे हम लोग काउडंग वगैरह, काउडंग होता है, डेड प्लांट्स होते हैं, उसके हेल्प से मैन्योर बनाया जाता है स्टूडेंट्स। और वो मैन्योर जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिचार्ज करने के लिए ज़मीन में यहाँ पर ऐड किया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। जो टिलिंग होता है, टिलिंग करने से पहले मैन्योर डालते हैं, सो मैन्योर जो है वो सॉइल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज़ मॉइस्टन बिफोर सोइंग। और जो सॉइल होती है उसको पानी दिया जाता है, गीला किया जाता है, सो दैट उसके अंदर सीड्स को अच्छे से ग्रो यहाँ पर सो किया जा सके। बीज